अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं जब भी कभी कोई एप्लीकेशन करते हैं तो ये वाला सवाल जो है ये लाजमी पूछते हैं। ये है जी, कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज जो हैं ये क्या, हमें इसको इसके बारे में क्या करना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये स्क्रीन के ऊपर ही कैमरा रखा हुआ जी, और थोड़ा सा मैं क्लोज करके भी दिखाऊंगा। ये आ जाता है जी कन्विक्शन एंड पेनल्टीज, और उसमें एक लाइन आती है, एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड ऑफ द एनी फॉलोइंग। ये जो नीचे लिखी हुई है उनमें से कोई भी चीज इन दी यूके और इन एन अदर कंट्री, या यूके में या यूके से बाहर, क्या आपने कभी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और ये एट एनी टाइम का वर्ड है, इसमें कोई लास्ट 10 साल की बात नहीं हो रही, ये कभी कभी पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या आ जाता है जी, नंबर 1 क्रिमिनल कन्विक्शन आ गई, सेकंड आ गया पेनल्टी फॉर ड्राइविंग ऑफेंस आ गया, फॉर एग्जांपल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीडिंग और नो मोटर इंश्योरेंस। ये जो गाड़ियों की बहुत बहुत से लोग मोटर इंश्योरेंस नहीं करवाई होती, ये भी क्रिमिनल कन्विक्शन में आता है जी। फिर आ जाता है जी एन अरेस्ट और चार्ज फॉर विच यू हैव करंटली ऑन और वेटिंग ट्रायल। इवन कि आप अगर अरेस्ट हुए थे और आपका केस जो है वो चल रहा है और अभी आप वेट कर रहे हैं ट्रायल का, तब भी आपने इसमें मेंशन करना जो है वो लाजमी है। ये नहीं है कि जी आप कन्विक्शन नहीं हुई तो आप कहेंगे जी कि मैं तो ये कन्विक्ट ही नहीं हुआ, तो लेकिन ये है कि आपका 12 ट्रायल तो चल रहा है जी। अच्छा, क्वेश्चन जो होता है वो वार्निंग और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो भी जो है आपको मेंशन करना लाजमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन आपका मेंशन करना जो है वो लाजमी है। इस सिविल पेनल्टी जो है वो भी आ जाती है, इशूड अंडर द यूके इमिग्रेशन लॉ। ये जो इमिग्रेशन बेल पे लोग होते हैं या ये जो ओवरस्टेयर होता है या बाकी चीज़ें जो, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर आप आखिरी पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं, नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज। जो अदरवाइज अगर आप ये चीज़ें कुछ अगर हुई हैं, सो यू मस्ट टेल अस अबाउट अ स्पेंट, कि आपने जो गुजार चुके हैं, एज वेल एज अनस्पेंट कन्विक्शन। यू मस्ट टेल अस अबाउट एनी एब्सोल्यूट और कंडीशनल डिस्चार्ज यू हैव रिसीव्ड फॉर एन ऑफेंस। चलिए, अब मेन पॉइंट ये है कि अगर इनमें से अगर आपको चीज़ उनको मेंशन नहीं करते हैं, सो उस बेस के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और आप के ऊपर फॉल्स इंफॉर्मेशन का, रॉन्ग इंफॉर्मेशन का, या मिसलीड करने का, या कुछ चीज़ें छुपाने के जुर्म में जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपकी आउटसाइड इमिग्रेशन एप्लीकेशन है तो आपके ऊपर बैन भी लगा सकते हैं, जो कि मोस्टली जो है वो 10 ईयर्स का होता है। अच्छा जी, एप्लीकेशन के अंदर एक ये लाइन एक लाजमी आती है आजकल हर एप्लीकेशन में तकरीबन, वॉर क्राइम्स जो है। सो वॉर क्राइम से मुराद ये आ जाता है कि इन आइदर पीस और वॉर टाइम, कि अमन के ज़माने में या वॉर के ज़माने में, हैव यू एवर इन्वॉल्व, क्या कभी आपने शमूलियत की है और सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन दी वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड जो है। सो ये वॉर, चूँकि ये जैसे अभी यूक्रेन वॉर का इशू है, ये कश्मीर वॉर है, या ये जो ईरान इराक या किसी भी जगह के ऊपर जो भी इश्यूज आ जाते हैं, सो उसके हवाले से अभी ये जो वॉर का है ये लाजमी एप्लीकेशन में इसको ऐड करते हैं। और नीचे एक लाइन आ जाती है, आई हैव रेड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर क्राइम इंक्लूडिंग गाइडेंस। कि आपने जब इसको टिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्चुअली आपने खुद एडमिट कर लिया है और आप साइन कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो टिक किया है इसका मतलब है कि आपने साइन किए हैं कि हाँ जी मैं किसी तरह के वॉर क्राइम में शामिल मैं नहीं रहा हूँ। ये वाला जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट आ जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्यूज़ का भी इसमें है। कि एक तो ये है कि आप कि कोई टेररिज्म टाइप एक्टिविटीज़ या कोई इस तरह का कोई ताल्लुक है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या आपके इवन के व्यूज़ भी हैं। कई लोग कहते हैं ना जी मैं फ़लाँ जो मजहबी जमात है या मैं उसके हवाले से, या अगर किसी के, मैं चूँकि लाइनें यहाँ पे मैं वर्डिंग बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनके एक्सट्रीमिस्ट टाइप जो हैं वो ख्यालात होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जब आप कहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी उनको ओपिनियन दे रहे होते हैं। सो उसके बाद आ गया, हैव यू एवर इन्वॉल्व इन सपोर्टेड और इनकरेज टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और इसमें ऑब्वियसली जब मोस्टली लोग नो ही करते हैं, लेकिन जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी पड़ती है। हैव यू एवर बीन अ मेंबर और अ गिवन सपोर्ट टू ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन कंसर्न इन टेररिज्म। फिर यहाँ पे भी ऑब्वियसली आ गया कि क्या आपका कोई ऐसी जमात या ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है। फिर ये आ जाता है कि हैव यू एवर अ मीन्स और अ मीडियम एक्सप्रेस्ड व्यूज़ that justify or glorify terrorist violence or that may be encouraged that to other जो है कमिट टेररिज्म एक्टिविटी और सीरियस क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है। कि क्या अगर इवन के आपके व्यूज़ भी हैं इस बारे में, तो तब भी अगर आप वो मेंशन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो वीज़ा ग्रांट नहीं करते हैं जी। अच्छा कि ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो होती है ना जी, इसमें एक तो होता है कि जब आप अपनी जॉब के हवाले से मेंशन कर देते हैं, और सेकंड ये होता है जिसमें एम्बेसीज, होम ऑफिस ये जानना चाह रहे होते हैं कि क्या आपकी
इस तरह की किसी कोई एम्प्लॉयमेंट का आप हिस्सेदार तो नहीं रहे। जैसे ये आर्म्ड फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है जी, कि आर्म्ड फोर्सेस में अगर आपने काम किया तो उसकी तफसील आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि गवर्नमेंट की जॉब अगर जो आ जाती है कि पब्लिक और सिविल एडमिन जो है, और नॉन मिलिट्री कंपल्सरी नेशनल सर्विस, ये जो इसका मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पे अगर आपकी कोई ऐसी जॉब जो रिलेटेड टू जो इंटेलिजेंस टाइप सर्विसेज हैं उसमें रही हो, ये नीचे एक आ जाता है इंटेलिजेंस सर्विसेज। जैसे ये आर्मी की जॉब है या ये जो खुफिया अदारों की जॉब होती है उसमें वो आई थी। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंक्लूडिंग पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा, ये बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये जब आप बिल्डिंग के अंदर किसी सेंटर के अंदर अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी आप करते रहे होते हैं ना, ये जो गवर्नमेंट लेट से अगर कोई एम्बेसी है तो उसकी अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो तब भी यहाँ पे मेंशन करना मस्ट होता है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी इसको ऐड कर लिया गया हुआ है अब की एप्लीकेशंस में। अगर आप किसी को जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया एंकर पर्सन हैं, या आप टीवी या मीडिया के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अगर आपके हैं तो आपको इसको टिक करना लाजमी है। सेकंड ये आ जाता है जुडिशल जो है इंक्लूडिंग वर्क एज ए जज और मजिस्ट्रेट है। अगर आप लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं, जुडिशरी में काम कर रहे हैं, एज ए जज काम कर रहे हैं, एज ए मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना लाजमी है। वरना अगर आप इसको खाली कहते हैं आई हैव नॉट वर्कड इन एनी दीज जॉब्स लिस्टेड अबव, तो आप टेक्निकली तौर पे अगर आपने की होती है तो फिर अगर उनको पता चल जाता है तो आपका वीज़ा भी वो रिफ्यूज़ करेंगे और प्लस जो है वो आपको 10 साल के लिए बैन भी करेंगे जी। अच्छा जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एक और होता है जो एविडेंस ऑफ फंड्स के हवाले से होता है कि जी कि आपके पास ये देखिए ना जी कि फंड्स जो हैं आपके अपने एक्सेस में हैं, कि आपका खुद का कंट्रोल है उसके ऊपर। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ कि जी मेरे चाचे ਦੇ पैसे ने तो मैं उन्हें मैनू अलाउ किया होया कि जी मैं यूज़ कर लें। सो नो, नॉट एट ऑल। सो आपका अपने फंड्स वहाँ पे आपका अपने कंट्रोल में, या अपने बेटे के, आपके फादर के, आपकी डॉटर के, आपके सन के, देन दैट्स अ डिफरेंट केस जो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर नॉट अ नेशनल ऑफ ए कंट्री विच यू आर मेकिंग योर एप्लीकेशन एंड एविडेंस ऑफ योर राइट ऑफ रेजिडेंस, देयर इज अ नॉट इंक्लूडेड इन योर पासपोर्ट कन्फर्मेशन ऑफ योर राइट ऑफ रेजिडेंस इन दैट कंट्री। ये बड़ा एक अहम चीज़ है। बहुत से लोग जो यूके में विजिटर वीज़ा पे आते हैं वो कहते हैं जी हम यहाँ पे बैठे बैठे क्या हम जो है वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। देन द आंसर इज़ नो। चूँकि ये देखिए ये वाला बड़ा क्लियर सा पार्ट है इसमें। इसका मतलब ये है कि आपके पास जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे यूके से अगर आप करना चाह रहे हैं तो यूके का आपके पास अगर स्टूडेंट वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या कोई सा भी और वीज़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूके का विजिटर वीज़ा है तो फिर आप किसी और कंट्री का यहाँ से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो इन्विटेशन होता है फ्रॉम योर यूके बेस्ड फैमिली मेम्बर और एविडेंस ऑफ देयर परमिशन टू बी इन दी यूके, इसको बहुत से लोग इसको स्पॉन्सर लेटर कहते हैं। लेकिन अगर आपने स्पॉन्सर लेटर, आजकल ज़माना चेंज हो गया, अगर आपने उसको प्रिंट नहीं भी किया, नहीं भी लेटर पे लिखा, तब भी डजेंट मैटर। आप जिनके घर में आके आपने ठहरना है, ये जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनका पासपोर्ट की डिटेल्स और बाकी चीज़ें जो है वो भी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं जी। ले जी, अब हम आ रहे हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये विजिटर कंडीशंस में अगर हम देखते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं जी मैं विजिट वीज़े के ऊपर आके यूके में असाइलम कर सकता हूँ, मैं विजिटर वीज़ा पे आके शादी कर सकता हूँ, मैं फलां कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। द आंसर इज़ नो। ये देखिए इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, इफ़ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, देन जो है आपको अगर वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है तो इफ़ यू आर स्टे इन द यूके विदाउट परमिशन यू कैन बी डिटेन। आपको यहाँ पे नंबर एक तो जो है आप अगर यहाँ पे अपनी टाइम से हट के यहाँ पे रहते हैं तो आपको डिटेन कर सकते हैं, आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपको आइंदा एक तो कंट्री से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आइंदा आने के लिए, दोबारा आने के लिए बैन भी लगा सकते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू वर्क, आपको काम की इजाज़त नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू रेंट अ होम, आप विजिटर वीज़ा के ऊपर आके रेंट के ऊपर घर नहीं ले सकते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी बेनिफिट एंड कैन बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ यू ट्राई। इवन के ट्राई की बात हो रही है, देते वेते तो है नहीं है, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन भी डाल दी तब भी आपके ऊपर वो प्रोसिक्यूट आपको कर सकते हैं बेनिफिट्स के लिए ना। लोग कहें जी साढ़े को गलती के नाल एप्लीकेशन पै गई वो कहते हैं गलती की गुंजाइश निश्ता। यू कैन बी चार्ज फॉर अ NHS फॉर अ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई विजिटर वीज़ा के ऊपर आके अपना NHS की वो ट्राई करता है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो NHS आपसे बिल जो है वो डिमांड कर सकते हैं जी। यू कैन बी डिनाइड एक्सेस टू बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट जो है वो नहीं दिया जाएगा, विजिटर को अलाउ नहीं है। तो यहाँ चंद एक टर्म्स होती हैं जिसमें वो आपको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो आपका डिनाई भी कर सकते हैं। DVLA कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम ड्राइविंग बाय टेकिंग अवे योर ड्राइविंग लाइसेंस। जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस DVLA का
विजिटर वीज़ा के ऊपर आके नहीं ले सकते हैं। यू कैन नॉट गेट अ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम NHS अनलेस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ चार्ज। आपको NHS वाले बिल लेंगे विजिटर वीज़ा के ऊपर अगर आप आके अपना किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करेंगे या आप एग्जेम्प्टेड हो। इफ़ यू डू नॉट पे फॉर एंड बिल्ड ट्रीटमेंट दिस मे बी अफेक्ट फ्यूचर वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप ने अपना NHS का ट्रीटमेंट करवा लिया और उसके उनका बिल शिल दिते बगैर तुसी निकल गया कि जी खामोशी से निकल जाओ, तो फ्यूचर की एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर डेफिनेटली वो कहते हैं जी इम्पैक्ट होगा। You or your family members are not entitled to receive state-funded education whilst in the UK except for the children of academic visiting the UK। जो भी विजिटर वीज़ा पे आते हैं आगे अपने बच्चों को स्कूल दाखिल जो है वो नहीं यहाँ पे करवा सकते हैं जी। ये कंडीशन है विजिटर वीज़ा। अच्छा जी, एप्लीकेशन के एंड के ऊपर ये जो डिक्लेरेशन आ जाता है ना कि आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि जी इसका मतलब ये होता है कि आप ये ओन ओथ एक बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं जी कि बाय सेंडिंग दिस एप्लीकेशन यू कंफर्म दैट द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट। कि जो कुछ आपने कहा है, जो कुछ आपने इनको इन्फॉर्मेशन दी है होम ऑफिस को, ये आपने बिल्कुल सही कही है। इवन कि आपने कंसेंट दे रहे हैं कि होम ऑफिस या एम्बेसीज को राइट है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रब्ता कर सकते हैं। दैट्स मीन ये जो कहते हैं ना कि जी बैंक की रिपोर्ट किमें लेंगे, सो बैंक वालों से वो रब्ता कर सकते हैं, आपके अदारों से रब्ता कर सकते हैं, आपकी पुलिस से, आपकी जो एजेंसी से कि जी इस बंदे के बारे में हमें रिपोर्ट दीजिए कि वो क्या है। और अगर वो सारी चीज़ें जो आपने कही हैं अगर उसमें कहीं पे गड़बड़ निकल जाती है तो ये लास्ट की लाइन है कि आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ गिवन the application can be refused and may be prosecuted if I am an applicant and I may be banned from the UK। So इसका मतलब है आपने गलत बयानी की, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी और वो आपको रिफ्यूज़ भी करेंगे आपकी एप्लीकेशन, 10 साल का बैन भी लगाएंगे। आपके पास ये कोई रीज़न नहीं है जस्टिफिकेशन कि भाईजान मैं तो नहीं जी एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन तो की थी ये एजेंट ने। सो एजेंट की गलती है, भुगतनी आपको पड़ेगी। सो इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।